सो ऑपरेंट बिहेवियर्स, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि ऑपरेंट एंड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, मेरे पहले भी एक क्वेश्चन रहा है आप सबसे कि ऑपरेंट क्या है और रिस्पोंडेंट क्या है, या अगर थ्योरेटिकली देखें लर्निंग थ्योरीज को कि एक ह्यूमन बीइंग बिहेवियर्स को लर्न कैसे करता है, या कोई भी इंडिविजुअल या कोई पर्सन या लिविंग थिंग बिहेवियर्स या रिस्पॉन्सेज लर्न कैसे करते हैं। वो ये दो थ्योरीज हैं जो डिफाइन करती हैं बिहेवियर चेंज को, ऑपरेंट एंड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। जो थ्योरीज जैसे ऑपरेंट थ्योरी है, अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस या थ्री टर्म कॉन्टिजेंसी पे बिलीव करती है, सो उन बिहेवियर्स को हम ऑपरेंट बिहेवियर्स कहते हैं। जो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड लर्न होते हैं, ऐसे बिहेवियर्स जो एंटीसीडेंट बेस्ड लर्न होते हैं, तो उनको हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स या रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स भी कहते हैं। तो ऑपरेंट का मतलब क्या है? व्हाट डज ऑपरेंट मीन? अगर हम सिर्फ ऑपरेंट का मतलब देखें, ऑपरेंट का मतलब क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है? जिसको हम सर कंट्रोल कर लर्न सकें, बिहेवियर। ऑपरेट कर सकें जिसपे ना, जिसपे किसी भी चीज पे ऑपरेट करें तो वो ऑपरेंट होता है। किसी भी चीज पे ऑपरेट, कोई एग्जांपल आप दे सकती हैं मुझे? ऑपरेंट बिहेवियर की या जी, ऑपरेंट की? ऑपरेंट की। ऑपरेंट की जैसे हमारी कोई भी मेरे ख्याल से मैथ्स की इक्वेशन होती है, उसमें एक ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेंट होता है। 2 + 2 = 4, तो 2 इज ऑपरेंट और 2 इज अगर ऑपरेंट। हम और जो एबीए की बात करते हैं। सर जैसे यू सर द ऑपरेंट आप स्टडी इसलिए करते हो बिकॉज यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, सर या यू ऑपरेंट आर मीन वर्किंग लर्न। टू अर्न मनी? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ये एग्जांपल्स ठीक हैं। वेरी गुड। सो वी वर्क टू अर्न मनी, वेरी नाइस। So operant means in ABA, operant means a behavior that is emitted by an individual and operates on the environment to produce the consequences. Very good. So we work because we want to earn the money. Very good. So if we say a person does the behavior and the result of that behavior affects whether it will happen again or not. जैसे for example, if child says water and he gets the water, so saying water increases because in return उसको water मिल रहा है, जो चीज वो डिमांड कर रहा है। ठीक है? So that's why the behavior operates on the environment to get the results. Very good, Ruj Said and Miss Anina. Very good. सो ऑपरेंट जिनसे हम एक कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, सो उनको हम ऑपरेंट कहते हैं। रिस्पोंडेंट का, अगर हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स की बात करें, तो रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स में जो रिस्पोंडेंट थ्योरी है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। रिस्पोंडेंट जो थ्योरी है उसमें कंडीशनड और अनकंडीशनड दो कॉन्सेप्ट है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स लीड्स टू द अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेस, और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट उसमें न्यूट्रल स्टिमुलस का है, और एक कॉन्सेप्ट अनकंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्सेस पे आता है। तो उसको पहले, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू से कि अगर हम इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को, जो कॉन्सेप्ट्स हैं बीच में रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स में, कंडीशनड, अनकंडीशनड और रिस्पॉन्सेज, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्सेज, इसको कोई डिफाइन कर सकता है? एनीबडी ऑफ यू?
अनकंडीशन तो वो होते हैं ना जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे आपने गरम कैंडल जल रही है, आपने उसको हाथ लगाया है, तो जो गरम तो आप हाथ हटा लेंगे तो ये आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, जो आपका रिफ्लेक्स है। और अनकंडीशनड स्टिमुलस भी यही होगा कि जो कैंडल है उसकी जो वार्मथ है, तो ये अनकंडीशनड है। और कंडीशनड ये जो आप पेयरिंग से लर्न करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी ना वो, हम्म लेट्स से कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, तो हॉस्पिटल की से आपको एंजाइटी होती है, इंजेक्शन से आपको एंजाइटी होती है, तो ये आपके अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज हैं। लेकिन इसको कंडीशन हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल की स्मेल आपको आती है, हम्म उसको वो आपका एक कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। और एंजाइटी जो है वो आपका एक कंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाती है थ्रू पेयरिंग। तो आप कहीं बाहर भी होंगे, आपको स्मेल आएगी तो यू गेट एंजाइटी। तो ये कंडीशनड होता है जो आप पेयरिंग से लर्न करते हैं। वेरी गुड, जो चीज पेयरिंग से लर्न करते हैं, वेरी गुड, अमेजिंग। बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने कॉन्सेप्ट। वेरी नाइस। कोई और बता सकता है? मिस अलीना, व्हाट डू यू से? सर अनकंडीशनल जो स्टिमुलस होता है, दीज आर बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सेस, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे अगर आपकी आंख में लाइट चली जाए तो आप एकदम से आंखें बंद करेंगे, और आंखें बंद करना जो उनसा होगा वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, जो बिहेवियर आपका अकर होता है किसी भी अनकंडीशनल स्टिमुलस पे। इसी तरीके से जो कंडीशन स्टिमुलस होगा कि आपने प्रीवियसली जो भी आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको जब कंडीशन कर लिया गया है किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ जो कि रिस्पांस जनरेट करता है, तो वो कंडीशनल स्टिमुलस में आ जाएगा। जैसे अब वो हमने पावलोव की एक एग्जांपल पढ़ी थी कि जब बेल को उसने कंडीशन कर दिया था फूड के साथ, तो जैसे ही बेल बजती थी तो एक कंडीशन रिस्पांस जनरेट होता था कि डॉग्स स्लाइवास जनरेट करते थे। ठीक है, ठीक है। ओके, सो और कोई बता सकता है? एक्सप्लेन। वेरी गुड मिस लीना, आपने भी ठीक बताया। गुड। मिस रजिया, व्हाट यू से? सर उसमें जो अलीना ने और अरूज ने बात की है, दैट इज़ करेक्ट। अनकंडीशन स्टिमुलस इज जो भी स्टिमुलस जो है वो हमें मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हवा चल रही है बहुत तेज, दैट इज स्टिमुलस, एंड आवर आई ब्लिंकिंग इज रिस्पॉन्स। लेकिन अगर हम उस स्टिमुलस के साथ एक चीज़ ऐड कर ले एज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल डॉग की एग्जांपल में बेल ऐड की गई थी, तो जो बेल थी दैट वाज अ न्यूट्रल स्टिमुलस विच हैज़ बीन पेयर्ड विद other unconditioned and stimulus that generates unconditioned response at that time। लेकिन जब वो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर हो गई, तो जो अनकंडीशन स्टिमुलस था दैट कुड बी द कंडीशन स्टिमुलस, एंड उसके न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रेजेंस में जो रिस्पॉन्स आया है दैट वुड बिकम अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। और फिर इन द एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल स्टिमुलस, वो सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस क्योंकि वो कंडीशन हो गया था, दैट वाज एन एंटीसीडेंट स्टिमुलाई जिसको मैनिपुलेट किया गया था, उसकी पेयरिंग के साथ फिर सिर्फ अगर एक बेल बजती है तो उससे वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एयर ब्लो हो रही हो तो आपकी आई ब्लिंकिंग हो। एंड द थिंग इज़ के कंडीशनिंग जो ऑपरेंट है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है या जैसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, उसमें आपकी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं दैट इज़ एक्चुअली जनरेट्स, जैसे आई ब्लिंकिंग है, या जैसे इवन इफ अ पर्सन इज फीलिंग एनजाइटी, तो अगर उसकी सांस फूल रही है, उसको पसीना आ रहा है, और उसकी हार्ट रेट इंक्रीज है, दैट वुड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर ऑपरेंट कंडीशनिंग। और अगर हम सिर्फ उसको कॉन्सिक्वेंस बेस्ड देखेंगे, कि हम उसकी कॉन्सिक्वेंस बेस्ड पर्सपेक्टिव को डिफाइन करेंगे, तो वो फिर हमारी ऑपरेंट होगी, वो फिर क्लासिकल नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग।
अभी मैं कुछ सिनेरियोज आपको देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मुझे बताएं कि इस बिहेवियर को या इन रिस्पॉन्सेज को हम थ्रू रिस्पोंडेंट या क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं या उन बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, मैंने देखा है कि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ट फॉर ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शंस। उसमें इमोशनल रिएक्शन जैसे फेयर है, किसी चीज का, जैसे डॉक्टर का फेयर है, डेंटिस्ट का फेयर है, एनिमल्स का फेयर है। इसकी इसी तरह से एंजाइटी है, एंजाइटी किस चीज की, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, क्लासरूम की एंजाइटी है, या थेरेपी सेटिंग से बच्चों को एंजाइटी होती है। तो हाउ वी कैन चेंज दीज इमोशनल रिस्पॉन्सेज यूजिंग द क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड। तो एक बाय वन हम स्टडी करते हैं इसको, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों को ये दो कंसेप्ट, रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट, काफी अच्छे तरीके से समझ आ गए। बट नाउ इज द टाइम टू मॉडिफाई these responses through the classical conditioning. So I want any one of you, if you can initiate, to reduce the fear from the dentist or doctor और एनिमल, कोई भी आप चूज कर सकते हैं कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं उसको रिड्यूस। कोई प्रोसीजर बता सकता है मुझे? सर यस। जैसे डेंटिस्ट पे किसी बच्चे को लेके जाया जाए और उसे एंजाइटी हो रही है, तो हम क्या ऐसे एंटीसीडेंट्स देंगे कि उसका फियर खत्म हो जाए? एग्जैक्टली exactly. तो जो डेंटिस्ट है उसके साथ फेयर जनरेट कैसे हुआ, पहले उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है। जैसे उसके मेडिकल प्रोसीजर्स हैं या मेडिकल टूल्स हैं। सर यूजुअली टूल्स की आवाज़ों की वजह से होता है, बच्चे को एग्जैक्टली। एनजाइटी ट्रिगर कर जाती है। बिकॉज मेरे बेटे के साथ भी ये होता था कि जब हम वैक्सीनेशन के लिए उसे लेके जाते थे, तो उसका एक फियर डेवलप हो गया था। नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस गली में जाते थे ना, तो वो चीखना शुरू कर देता था, बिकॉज वो रेडी होता था कि यहाँ पे मुझे अब इंजेक्शन लगेगा और मैंने नहीं जाना। ठीक है। वेरी गुड। सो इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अम्म, सर आई डोंट नो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे, लेकिन उसमें तो यही होता था कि आई यूज टू, जैसे वैक्सीनेशन लगने वाली होती थी, तो मैं उसको अपने हाथ पे, जैसे नहीं होता, करके दिखाती कि देखो मुझे कोई दर्द नहीं हो रही, फियर नहीं है किसी किस्म का। मैं एक्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से जो उनसे वो आराम से फिर इंजेक्शन लगवा लेता था। तो दैट सर इज लाइक आई थिंक प्रैक्टिकल। सबसे पहले सर हमें जो रिलैक्सिंग फियर रिस्पॉन्स ऑफ सिखा के। स्टिमुलस है, जो फियर ऑफ स्टिमुलस उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हम अगर उसी लाइक उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे उसको डर लगता है, तो उसको हम प्लेजेंट फीलिंग के साथ चेंज कर लें, या उसको उसको ऑल्टरनेट कि इट कैन आल्सो नॉट बी पेनफुल, और उसकी पेन के थ्रू हम इस चीज को कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकता है? जैसे, हाँ जी, मैं भी ये पूछ रही थी। सर द फॉर एक्सटेंशन एग्जाम्पल, प्रिंसिपल कैन हम बी उसको अप्लाइड। एनवायरनमेंट थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना दे, मे बी हम यस। फ्रेंडली एनवायरनमेंट। वेरी गुड। जो हाँ। फातिमा ने अभी बात की है, सर यहाँ we पे, have to सर change यहाँ रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट की बात कर सकते हैं ना हम? not the reinforcement, because we are using the classical conditioning approach. So classical conditioning does not follow. फातिमा इज राइट, यस। So the Fatma point of view is correct. फातिमा आप क्या कह रही थी? प्लीज कंप्लीट करें अपनी बात को। ये कह रही थी कि हम फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना दे। हम बेसिकली वहां पे ये भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं अपने बच्चे को जब बाल कटवाने लेके जाती हूँ, तो उसको डर लगता है ना, तो मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ, ताकि वो वेरी उसकी गुड। जो बेसिकली जो उसका वो है डाइवर्ट हो जाए ना, अटेंशन डाइवर्ट हो जाए उसकी। बिल्कुल सही। लेकिन सर इसमें ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ जो सा है फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो। जैसे मैं कर रही थी, उसको सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज कर रही थी। आप डिसेंसिटाइज कर रही थी ना, आप एक्सपोजर को एग्जैक्टली बता exactly. रही थी उसको उनको। पहले से उसका माइंड रेडी हो गया, एक्सपोजर मिल गया। अच्छा, तो एक्सपोजर में भी जब हम ग्रेजुअल एक्सपोजर देते हैं ना, डिसेंसिटाइजेशन जो एक एबीए की या साइकोलॉजी की स्ट्रेटजी है, उसमें भी एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि बच्चे के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा हो। जैसे डिसेंसिटाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं तो किसी बंदे को अगर हाइट के साथ फोबिया है,
So हम्म we first teach him how he can relax himself. हम उसके जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, फेयर के यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, तो एंग्जाइटी जब भी इंक्रीज होती है तो वी टीच दैट इंडिविजुअल विद सम रिलैक्सिंग स्ट्रेटजीज. वी कैन आस्क हिम टू डू द डीप ब्रीदिंग एंड थिंक अबाउट समथिंग पॉजिटिव. या फिर आप जो है यू कैन टाई योर सेल्फ विद द रोप ऑन द हैंड, और फिर उसके बाद किसी एक स्टफ के साथ उसको बांधने, अगर जब भी आप हाइट पे जाते हैं तो हम उसको साथ एक पॉजिटिविटी देते हैं, लाइक यू कैन लिसन टू द योर फेवरेट म्यूजिक. ठीक है. तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज करवाते हैं, म्यूजिक उसको इंट्रोड्यूस करते हैं उस स्टिमुलस के साथ, फेयर के साथ. पहले हम उसको रिलैक्सेशन स्ट्रेटजी सिखाते हैं जो एक पॉजिटिव चीजें हैं उसके साथ ऐड होती हैं. फिर हम उसको एक्सपोजर देते हैं. सो जब एक्सपोजर देते हैं तो उस टाइम पे फिर उसका जो जब एक्सपोजर दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे साथ साथ म्यूजिक प्ले होता है, या फिर वो डीप ब्रीदिंग कर रहा होता है, या फिर वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा होता है, या वो पॉजिटिवली कोई चीज इमेजिन कर रहा होता है अपने आप. तो जिससे उसको जो डर था, फेयर था, वो कम फील होता है. ठीक है. तो उसके लिए भी जब ग्रेजुअल एक्सपोजर हम दे रहे होते हैं डिसेंसिटाइजेशन में, तो हमने एक पॉजिटिविटी का एक अनकंडीशनड स्टिमुलस ऐड करना होता है. ठीक है. तो लेकिन सर हम जब तो सर एनवायरनमेंट हर उसका हम बिहेवियर फ्रेंडली के कर लिए भी लें, लेकिन जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो स्टिल वो जो उसकी वो इंस्ट्रूमेंट्स की फीलिंग होती है, वो तो फिर आपकी अटेंशन फिर वहीं चली जाती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जो एक्सपोजर से फेयर हो रहा है ना, उस एक्सपोजर से जो टूल्स है उससे जो आपका एक्सपोजर हुआ, नेगेटिव एक्सपोजर हो गया उसके साउंड से या उसके जो फीलिंग्स है, सेंसेशन है, उस चीज से नेगेटिव एसोसिएशन हुई है. अगर हम उस टाइम पे एक पॉजिटिव स्टिमुलस ऐड कर दे, जो कंडीशन अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जो बच्चे के लिए पॉजिटिव है, जैसे कोई फन एक्टिविटी है. अमूमन जैसे अभी जो लेटेस्ट लेबोरेटरीज हैं, वो क्या करते हैं, बटरफ्लाई वाली नीडल्स यूज करते हैं बच्चों के लिए. वो क्या करते हैं, स्टिकर्स बच्चों को देते हैं. ठीक है. और अमूमन आप देखिए जितने भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स होंगे या फिर ऐसे सेटअप्स जो बच्चों के साथ, बच्चों की हेल्थ के साथ डील करते हैं, तो वहां पे अमूमन जो है उनकी सेटिंग्स भी सारी उसी हिसाब से होती है कि वहां पे कार्टून्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. ठीक है. उनकी पिक्चर्स लगी होती है ताकि बच्चे जो है वो पॉजिटिव फील करें. तो बेसिकली हमने जो स्टिमुलस था जिससे फेयर जनरेट हुआ है, उसके साथ हमने पॉजिटिव स्टिमुलस भी इंट्रोड्यूस करना है, ताकि जो बाकी फेयर वाला स्टिमुलस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव के साथ मर्ज होता रहे, उसकी पॉजिटिविटी जो है वो बोरो करता रहे. तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है उस सिचुएशन में फिर रिलैक्स फील करता है. जैसे डॉक्टर है अगर हम, या थेरेपिस्ट है, तो हम उसके साथ कोई फन एक्टिविटीज ऐड कर दें. अमूमन मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर, डॉक्टर जो है वो बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था तो ही वाज सिंगिंग अ पोएम, और साथ साथ वो म्यूजिक जनरेट कर रहा था अपने माउथ से. तो उससे बच्चा जो है वो हैप्पी फील कर रहा था, खुश हो रहा था. और उसने उसको करते करते साथ उसने इंजेक्शन भी लगा दिए. तो उसने क्या किया, पेयर किया थेरेपिस्ट को. अगर हम थेरेपिस्ट को या डॉक्टर को पेयर करते हैं विद सम फन एक्टिविटीज, जिससे क्या होगा, एक काम या पॉजिटिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द थेरेपिस्ट जनरेट होगा फ्रॉम द चाइल्ड. ठीक है. जी रजिया, आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं या क्या ऐड करें. सर इसके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले हम एक्सटिंक्शन प्रिंसिपल अप्लाई करें और उसको स्टिमुलस का एक्सपोजर दें विदाउट एनी प्रोसीजर जो उसके साथ एसोसिएटेड था, जैसे पेन या फियर या एंजाइटी विद इंस्ट्रूमेंट्स और विद एनीथिंग. तो हम अगर उसको वो इंस्ट्रूमेंट पहले हम अ, सिर्फ उसका एक्सपोजर दें और जो उसके साथ जो कंडीशनड स्टिमुलस है उसकी उस पर एक्सटेंशन अप्लाई करें, मतलब उसे वो प्रोसीजर ना दें लेकिन उसको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोजर दें, इन अदर वर्ड्स. और उसके बाद फिर हम उसकी डिसेंसिटाइजेशन या पेयरिंग या कोई भी रिप्लेसमेंट्स हम वो करवाएं. अच्छा, इसको, ऐसे एक क्वेश्चन वैसे मेरे. हाँ मैं समझ रहा हूँ. बेसिकली दिस इज नॉट द, इसमें नहीं आता ये क्लासिकल कंडीशनिंग में. ये आता है एक्सपोजर स्ट्रेटजीज में.
जिसमें एक्सपोजर बच्चे का होता है, एंड ही फाइंड्स आउट कि ओके इन टूल्स के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका फेयर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बट अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो फेयर्ड स्टिमुलस होता है, जिससे एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। जैसे फेयर्ड स्टिमुलस क्या है, ये जो है टूल्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे डॉक्टर का वो एक स्टेटोस्कोपिक होती है वो, इसके अलावा जो है इंजेक्शन है। तो ये कंडीशनड स्टिमुलस हम कह सकते हैं उनको, कि वो एक प्लेस जो कंडीशन स्टिमुलस है, और जो इंजेक्शन है। लेकिन सर वो कंडीशन, मेरा मेरा क्वेश्चन यह है कि वो कंडीशन तब हुई है जब उसको रिलेटेड स्टिमुलस का एक्सपोजर मिला है और उसने कंडीशन डेवलप किया उसके साथ। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉर एग्जांपल साउंड्स के साथ उसका कोई फियर डेवलप हुआ है, तो वो किसी प्रोसीजर के बेस पे ही होगा, एक देखते साथ ही तो नहीं उसको फियर हो गया होगा। नहीं नहीं, ये वही सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इंजेक्शन जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। इंजेक्शन उसको लगा है, ठीक है। लगने से क्या हुआ है, द चाइल्ड वो फेल्ट पेन एसोसिएट हुई है ना, द एसोसिएशन ऑफ पेन डेवलप्स पेन द फियर इन एंजाइटी। एसोसिएट हुई है उसके साथ, जिससे या एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। अब वो जो सेटिंग्स थी, अब इंजेक्शन वूमन क्लिनिक्स में ही, हॉस्पिटल्स में ही होते हैं। अब वो सेटिंग के साथ पेयरिंग हो गई है कि एवरी टाइम अगर कोई ऐसी डॉक्टर्स वाली सेटिंग है या जहाँ पे, तो उसको डर लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे इंजेक्शन भी लगेगा अब, ठीक है। सो बेसिकली इंजेक्शन से उसने जो वैल्यू है, इंजेक्शन अनकंडीशन स्टिमुलस है जिससे पेन हुई बच्चे को और उसने फेयर जनरेट किया, और उसकी वैल्यू जो है अब हॉस्पिटल सेटिंग या हॉस्पिटल जैसी दिखने वाली जो भी बिल्डिंग होगी या क्लिनिक होगा, उससे उसको डर लगना शुरू हो गया। अगर हम उस प्लेस को ही, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर हम उस प्लेस को फन एक्टिविटीज, जो एक अनदर अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसके साथ एक्सपोजर या उसके साथ पेयरिंग करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट हुआ था, ठीक है, सो उसके साथ वैल्यू शेयर हो जाएगी। फन तो सर वो फिर एक्टिविटी। सर वो तो फिर हाई ऑर्डर कंडीशनिंग होगी ना। हाँ, है तो कंडीशनिंग ना, क्लासिकल कंडीशनिंग में। जी अलीना कुछ ऐड करना चाह रही अच्छा सर, इसमें दूसरा सिनेरियो भी अगर मैं देखती हूँ ना इसी बात को लेके, तो उसमें भी सेम केस में मेरे बेटे का यही था कि उसमें भी मैंने डिसेंसिटाइज किया था। जैसे हम मॉल जाते थे और वहाँ पे उसको एक मशीन जो क्लीनिंग वाली होती है ना, उसकी आवाज़ से वो डरता था। हम्म। तो हम जब जब भी मॉल में एंटर होते थे, ही यूज टू वॉमिट। हमें इस चीज़ समझ नहीं आती थी। एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा डर के देख रहा मशीन को, तो आई अंडरस्टूड कि शायद मशीन से मसला है। तो मैंने जब उसको हाथ ले जाके, आई नो इट वाज अ बिट थोड़ा सा, लेकिन जब मैंने उसको टच करवा दिया ना, उसके बाद हम जब भी मॉल गए, वो कभी भी उस मशीन की आवाज़ से या उसे देख के डरा नहीं है। हम्म। तो इन दोनों केसेस में, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि क्या ये ऐसे पॉसिबल, क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या ये पॉसिबल हो सकते हैं कि कुछ सिनेरियोज ऐसे बन जाए जहाँ पे हमें डिसेंसिटाइज करना पड़ जाए रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग में ही, और कुछ सिनेरियोज ऐसे हो जहाँ पे इन्वायरमेंटल, जो जैसे आप बता रहे हैं, जो फातिमा ने बताया कि एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया जाए। क्या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें वर्क कर रही हों डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड एंड जो इवेंट है उसके ऊपर? एग्जैक्टली, बेसिकली हम थ्योरी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स है ना हमारे पास, तो जिस चीज को जिस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी स्कूल ऑफ थॉट, उसी थ्योरी की बेस के ऊपर आप इंटरवेंशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्रेजुअल एक्सपोजर के साथ ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो थ्योरी भी इसी तरह से है कि जो फेड स्टिमुलस है उसका हम्म। एक्सपोजर हम ग्रेजुअली करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही है। ताकि उससे जो है बच्चा इतना यूज टू हो जाए कि उसको फेयर कम हो जाए, ठीक है, जब वैल्यू कम हो जो जाए। है अब जैसे वो जो मोटिवेटर। डॉग की एग्जांपल है, अगर कोई बच्चे को कोई कुत्ता काट लेता है, ठीक है, उसको डॉग का फेयर रहेगा या एनिमल का। लेकिन अगर उसी डॉग के साथ उसको आप उसका एक फ्रेंडली रिलेशन या पेट ला के दे देते हो,
तो मेरे ख्याल से वो अगेन उसका वो फियर ऑफ डॉग्स वो चला जाएगा। हम्म। ठीक है, तो एग्जैक्टली। यहाँ पे ये है कि वो फातिमा वाली बात फिर सही हो जाती है कि क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया कि डॉग फ्रेंडली है, फेमिलियर है, छोटा है, तो उसके साथ उसकी जो डर है, खौफ है, वो ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। लेकिन ये यहाँ पे सिनेरियोज ऐसा है क्योंकि पेन एसोसिएटेड है उस वैक्सीन के साथ, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट काम नहीं करेगा। वहाँ पे यही है कि उसको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। तो हम मल्टीपल थ्योरीज यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम वापस जाते हैं, जिसमें अभी एक हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है 3 मिनट्स में। मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटी, क्योंकि थ्योरीज तो आप लोगों को क्लियर है, बट प्रैक्टिकली जो है हमें करके देखना है कि थ्रू द रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग में जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का, उसमें हम इमोशनल रिस्पॉन्सेस जितने भी हैं, चाहे वो फेयर है, एंजाइटी है, ठीक है, और दूसरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नोट डाउन कर लें। हम यहाँ पे एक 10 मिनट की, 15 मिनट्स की एक एक्टिविटी करेंगे। तो फिर आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। नोट डाउन कर लें इमोशनल रिस्पॉन्सेज, जिसमें फेयर और एंजाइटी, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे को हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर वो हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है, जब भी उसका एक्सपोजर फेयरफुल सिचुएशन से होता है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग जो है उसमें चोकिंग होना शुरू हो जाती है एंजाइटी में, ठीक है, या मसल जो है उसमें जो है स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग हम इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो टॉलरेंस रिस्पॉन्सेज हैं, अमूमन हमारे बच्चे जो ऑटिज्म के साथ हैं, इनको हेयर कट, नेल कटिंग के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इन, या फिर मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, या लाउड नॉइजेज हैं, या टेक्सचर्स हैं, इनके साथ टॉलरेंस कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग द क्लासिकल कंडीशनिंग अप्रोच, ठीक है। सो अभी हम एक तो 10, इसमें से कोई एक एग्जांपल लेनी है कि हमने सारों पे करना है? आप लोग एक एक एग्जांपल पिक कर लें, चाहे वो आपकी जो है इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो आपके टॉलरेंस रिस्पॉन्सेज हैं। टॉलरेंस रिस्पॉन्सेज में हेयर कट, नेल कट, और टेक्सचर्स, और लाउड नॉइजेज, और मेडिकल प्रोसीजर्स, ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो जो टॉलरेंस रिस्पॉन्सेज पे मुझे बताना चाह रहा है, तो अभी जैसे क्लास अभी ब्रेक ब्रेक होगी, तो 5 मिनट्स का मैं आपको टाइम देता हूँ, या 10 मिनट्स का आप टाइम ले लें। उसमें अपनी अपनी स्ट्रेटजीज जनरेट करें थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, हम इनमें कैसे इनको मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्पॉन्सेज को, सर ठीक है। नमाज भी पढ़नी है तो थोड़ा सा 5 मिनट उसका भी दे दे, 20 मिनट्स, मगरिब की नमाज। ठीक है, 20 मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो थैंक मैं यू। आपको व्हाट्सएप पे भी इनकी डिटेल वगैरह शेयर कर देता हूँ, जो जो यस सर आप प्लीज। से चेंज कर सकते हैं। तो 20 मिनट्स हम लेंगे, अभी हुए हैं 5:53। सो विल ज्वाइन बैक ऑन 6:20 इंशाल्लाह। सो उसमें आप लोगों ने मुझे फिर बताना है, एक्सप्लेन करके, हर एक ने, गालिया आपने एक, जैसे फूड एक्सेप्टेंस के हवाले से कोई एक बता दे, एक इमोशनल रिस्पॉन्सेज के हवाले से बता दे, कोई एक टॉलरेंस रिस्पॉन्सेज के हवाले से बता दे, कोई एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के हवाले से मुझे बताए कि क्लासिकल कंडीशनिंग को हम वहां पे प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं रिस्पॉन्स चेंज के लिए, ठीक है। सो सी यू आफ्टर 20 मिनट्स। थैंक यू।